एक वक्त ऐसा आया कि डोमिनोज का बिजनेस बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा था। कस्टमर्स ने बोला कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा कार्डबोर्ड की तरह टेस्ट करता है और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हर दिन बिजनेस कोलैप्स हो रहा था। Doesn't feel like there's much love in Domino's pizza. Domino's pizza crust to me is like cardboard. ऐसे में आप होते तो क्या करते? मे बी बहुत सारे लोग कस्टमर फीडबैक को इग्नोर करते हैं कि हम तो अपना बेस्ट बना रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और बहुत नेगेटिव लोग बोलते हैं कि अपन पिज़्ज़ा बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमको प्रोडक्ट चेंज करना चाहिए। लेकिन डोमिनोज़ ने जो स्टेप लिया वो हर बिजनेस के लिए एक लेसन है। डोमिनोज़ ने कहा कि हम सारे कस्टमर से फीडबैक लेंगे कि उनको हमारे पिज़्ज़ा में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले उन्होंने एक ऑनेस्ट ब्रूटल कैंपेन लॉन्च की जिसमें उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि हमारा पिज़्ज़ा फेल हो रहा है और कस्टमर इसको लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं कस्टमर्स की मदद से हम इसको इम्प्रूव करेंगे। और उन्होंने ऑनेस्टली कस्टमर से फीडबैक लेना स्टार्ट किया और फीडबैक लेते हुए वो लगातार अपनी गलतियों को एडमिट करते और साथ साथ अपने प्रोडक्ट में सुधार करते। Carlos. Yes. How are you? Good. Sam Thank you. from Domino's Pizza. Okay. Hey, listen, did you say Domino's crust is a little too rubbery? Domino's crust is a little too rubbery. I did, but I didn't know I was going to be meeting the head chef. So this is a little awkward. Yeah. Sorry. This is No, unexpected. don't be sorry. What you said helped us get better. We have a brand new pizza. You want to try it? Sure, I'll give it a shot. This is great. Try the crust. This is fantastic. Our Converse. देखते ही देखते एक्सटेंसिव कस्टमर फीडबैक एंड उस फीडबैक पर सिंसियर एंड सीरियस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से डोमिनोज वापस रेस में आ गया। साथियों, कुछ मैनेजमेंट की कहानियाँ, कुछ बिजनेस की कहानियाँ ऐसी होती है जिसमें लेसन ही लेसन होते हैं। कई बार वो हज़ारों थ्योरीज से अलग होती है क्योंकि वो रियल टाइम में प्रैक्टिस की गई होती है। तो यदि आपका कोई भी प्रोडक्ट डाउन हो रहा है, यदि आपको लगता है कि कॉम्पिटिटर्स आगे निकल रहे हैं और कस्टमर आपको कम प्रिफर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वक्त है कि आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोरीफाई करने की जगह, चूँकि आपका पुराना प्रोडक्ट है, एक समय में हिट था, उससे चिपके रहने की जगह ऑनेस्ट फीडबैक लें। एक बार में नेगेटिव भी ना सोचे कि इसको बंद कर दे या ये ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि कोई भी और यदि उसी प्रोडक्ट से अर्न कर रहा है, इसका मतलब मार्केट में फॉल्ट नहीं है, प्रोडक्ट में फॉल्ट है। हो सकता है प्राइसिंग में फॉल्ट है, हो सकता है पॉलिसीज़ में फॉल्ट है, किसी भी चीज़ में फॉल्ट हो सकता है। 1997 में एप्पल ख़त्म होने की कगार पर था और एप्पल के बाद सिर्फ 90 डेज़ का फंड बचा था। अब ऐसे में सारे लोगों को फैसला करना था कि क्या करना है, लेकिन कोई बड़े और कड़े फैसले करने को तैयार नहीं था। स्टीव जॉब्स हमेशा अपनी ब्रूटल लीडरशिप स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। स्टीव जॉब्स ने इस बात को उस वक्त समझ लिया कि यहाँ पर बैंडेड लगाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। और एप्पल के इतिहास ही नहीं, कॉरपोरेट जगत के इतिहास के सबसे बड़े फैसलों में से एक गिना जाने वाला ये फैसला था। एप्पल ने अपने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को बंद करने का फैसला लिया। 70% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जितनी जैसी इन्वेंट्री थी उसके बाद वो प्रोड्यूस होना बंद हो गए और उन्होंने कहा कि अब हम सिर्फ 3 प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे। उन्होंने पूरी कंपनी में सबसे बात की कि हमारे 3 टॉप प्रोडक्ट कौन से। उन्होंने अपने कस्टमर्स का सारा फीडबैक को एनालाइज किया कि हमारे 3 टॉप प्रोडक्ट्स कौन से हैं और उन्होंने अपने 3 टॉप प्रोडक्ट पर फोकस करते हुए बाकी सब को बंद कर दिया। अब इससे क्या हुआ? इससे जितनी भी सेल्स टीम थी, जितनी भी प्रोडक्शन टीम थी, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन टीम थी, सबके डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो गए। जो कस्टमर को प्रोजेक्ट करना था, जितनी भी एडवर्टीजमेंट थी, मार्केटिंग थी, वो ओवरऑल 3 प्रोडक्ट के अराउंड फोकस हो गई। उन 3 प्रोडक्ट में ही मैक्सिमम इनोवेशन आने लगा और एप्पल का एक एक प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियों के टोटल टर्नओवर पर भारी है। क्या बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके ऐसे हैं जो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप उनको खींच रहे हैं? आपको लग रहा है चल रहा है, चलने दो, लेकिन यदि वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, यदि उनमें बहुत पुश सेल्स है, तो कहीं ना कहीं आपकी टीम की एनर्जी को खा रहे हैं, आपके अपने टाइम को खा रहे हैं, आपके रिसोर्सेज को खा रहे हैं, कंपनी के फोकस को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो कहते हैं जो प्रोडक्ट आपको अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा नहीं लगता, जो प्रोडक्ट वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है कस्टमर्स के लिए, जिस प्रोडक्ट को बेचते हुए बहुत पुश करना पड़ रहा है, जो प्रोडक्ट को बेचते हुए हमारी टीमों को एक्साइटमेंट नहीं होता, ऐसे प्रोडक्ट्स को बंद करना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट्स को चालू रखना चाहिए या शुरू करना चाहिए जिनके लिए अंदर से आवाज़ आए, भाई ये एक नंबर है।
तो अब 20 साल से मैं बिज़नेस कोचिंग कर रहा हूँ। कभी कभी जब लोग मेरे पास इस तरीके की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और मैं उनसे कहता हूँ यार आपको ये 3-4 प्रोडक्ट बंद कर देने चाहिए, उनको लगता है नहीं नहीं ये तो हमारे पापा जी का शुरू किया हुआ है, ये तो दादाजी का शुरू किया हुआ है, यही तो हमारी कंपनी की पहचान है। तो फिर ठीक है HMT हो जाइए, फिर ठीक है नोकिया हो जाइए, ब्लैकबेरी हो जाइए, कोडक हो जाइए, कहानियाँ सड़ी गली आपने खूब सुनी हुई हैं जो अब इम्पैक्ट भी नहीं करती, लेकिन आप हो जाइए क्योंकि आप अभी भी पुराने 100 साल 200 साल पुराने थिंकिंग पैटर्न पर लगे हुए हैं। यहाँ 5 साल पुराना प्रोडक्ट भी चलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। तो तब मैं ऐसी कहानियों की मदद लेता हूँ और फिर लोगों को रियलाइज़ होता है यार इतनी बड़ी कंपनियाँ जब ऐसे फैसले कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। साथियों आगे बढ़ने के पहले आपको याद दिला दूँ कि बहुत जल्दी बिज़नेस गुरुकुल दिल्ली में शुरू हो रहा है, जहाँ पर 1 साल में आपको मेरे साथ 12 दिन बिताना है और वहाँ पर बिज़नेस के प्राइमरी थॉट प्रोसेस, गोल सेटिंग से लेके सेल्स, मार्केटिंग, HR, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिज़नेस में जितना कुछ भी होता है वो सब मैं उन 12 दिनों में आपको बताऊँगा। खूब तगड़ी हैंड होल्डिंग और इम्प्लीमेंटेशन होगा और विश्वास कीजिए बिज़नेस में लगने वाले सैकड़ों फॉर्मेट्स जिनको शायद आप कलेक्ट भी ना कर पाएँ और कर पाएँ तो पता नहीं कितने वक्त और कितने लाखों करोड़ों रुपए लग जाए, वो सारे के सारे फॉर्मेट्स मैं आपको वहाँ पर सेशन में फ्री दूंगा। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में होने वाले इस बिज़नेस गुरुकुल में बिज़नेस ऑडिट जिसके लिए लोगों को अलग से रजिस्टर करना पड़ता है वो फ्री दे रहे हैं। अभी एक कहानी बची है, अभी जाना मत है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ पब्लिक स्पीकिंग जो मैं मानता हूँ किसी भी सक्सेसफुल आदमी को बहुत ज़रूरी है, वो भी हम फ्री दे रहे हैं। तो आपका स्वागत है दिल्ली में। बस अगले 15-20 दिन में बिज़नेस गुरुकुल शुरू होने वाला है। तुरंत स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसमें कॉन्टैक्ट करो यार। बिज़नेस में इस वक्त क्रांति नहीं की है, जब सरकार फेवरेबल है, दुनिया फेवरेबल है, मार्केट फेवरेबल है, तो कब करोगे। टोयोटा दुनिया में अपनी बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है। तो एक बार टोयोटा की प्रोडक्शन लाइन में, असेंबली लाइन में कोई फॉल्ट आ रहा था, बहुत ही माइनर फॉल्ट था, उसको इग्नोर किया जा सकता था, कस्टमर को भी वो जज नहीं होता। लेकिन टोयोटा तो काइजन प्रैक्टिस करता है, टोयोटा ज़ीरो डिफेक्ट प्रैक्टिस करता है। तो टोयोटा ने क्या किया ये सोचिए। कोई नॉर्मल बिजनेस ओनर होता तो बोलता है यार जाने दो, यदि हम प्रोडक्शन लाइन को स्टॉप करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी, या एक बार हम कोई टारगेट मीट कर लेते हैं, किसी एक दिन हम लोग एक ब्रेक डाउन की जगह शट डाउन ले लेंगे और वहाँ पे चीज़ों को ठीक कर लेंगे। लेकिन टोयोटा ने सबसे पहले सबसे छोटा फ्लॉ पता चलते साथ असेंबली लाइन को वहीं का वहीं रोक दिया। मतलब एक तरीके से पूरी फैक्ट्री हॉल्ट हो गई। हॉल्ट होने के बाद सारे कर्मचारियों को सिर्फ एक टारगेट दिया गया कि इस प्रॉब्लम को जब तक आप नहीं सुधारते एक भी गाड़ी प्रोड्यूस नहीं होगी। कंपनी में थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन भी आया क्योंकि बहुत सारे के इंसेंटिव्स इफेक्ट हो रहे थे, बहुत सारे पे ब्लेम आ रहा था। कुछ लोगों ने कहा इतना छोटा प्रॉब्लम है, करते करते सॉल्व कर लेते हैं। तो टोयोटा के जो सीनियर रिस्पॉन्सिबल लोग थे उन्होंने कहा क्या इंजन को चलते चलते रिपेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरीके से रनिंग असेंबली लाइन में फॉल्ट के साथ गाड़ियाँ निकलती चली जाएंगी। हम जब तक रिपेयर करेंगे तब तक सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ निकल जाएंगी। सोचिए, एक कंपनी एक बहुत छोटे से फ्लॉ के लिए करोड़ों का नुकसान करती है, पूरी असेंबली लाइन बंद कर देती है, तो उसके कर्मचारियों का माइंडसेट कैसा होगा? धीरे धीरे वो कर्मचारी भी ज़ीरो डिफेक्ट में जाएंगे, वो किसी भी प्रकार का ब्लंडर करने से डरेंगे, वो किसी भी प्रकार की छोटी मिस्टेक करने से डरेंगे, क्योंकि कंपनी का कल्चर उनके अंदर भी समाएगा। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बाद इस स्टोरी को खूब पब्लिसिटी मिली, खूब प्रमोशन मिला। मैं नहीं जानता है टोयोटा ने किया कि किसी और ने किया, लेकिन वहाँ से एक बहुत बड़ा मैसिव पब्लिक सपोर्ट उनको मिला कि एक ऐसी कंपनी जो एक छोटे से फ्लॉ के लिए पूरी असेंबली लाइन को रोक सकती है, इसका मतलब वो कस्टमर के लिए कितना केयरिंग है, अपने एथिक्स के लिए कितनी कमिटेड है। और वहाँ से टोयोटा की रेपुटेशन में और इजाफा हुआ। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, बिजनेसेस में गलतियां छुपाने से कभी ना कभी कस्टमर के वो जजमेंट में आएगी, और कस्टमर जैसी उसकी प्रॉब्लम फेस करेगा और उसको पता चलेगा यार ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं आपसे नेगेटिव होगा। वो आपको छोड़ते वक्त बताएगा नहीं कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो अगली बार दूसरी गाड़ी, दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा प्रोड्यूसर, दूसरा मैन्युफैक्चरर उसको प्रीफर कर लेगा। तो जब आप एक स्मॉल डिफेक्ट के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं तो बड़े डिफेक्ट होने के चांस ही नहीं होते। अब इसी को अपने बिजनेस में सोच कर देखिए, क्या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आप कॉम्प्रोमाइज्ड लेवल पर बाज़ार में ले जा रहे हैं?
क्या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आपको पता है कि कॉम्पिटिटर्स ने बहुत इम्प्रूव कर लिया है, उसके बाद भी आप उसको बाज़ार में ले जा रहे हो और कहीं ना कहीं आपका जो यूज़र है, कंज्यूमर है, उसको यूज़ करने के बाद ये जज में आ जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा लोचा है भाई, इन्होंने हमारे साथ एथिक्स नहीं दिखाए, न्याय नहीं किया। तो ये बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की स्टोरीज़, बिज़नेस की स्टोरीज़, ये हमको ये सिखाती है कि हमको बड़े और कड़े फैसले लगातार लेने पड़ेंगे। यदि कंपनी का ब्रांड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमको बिल्ड करना है तो हमको लगातार क्वालिटी पे, कमिटमेंट पर फोकस करना पड़ेगा और उसके साथ जो भी हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो पब्लिक को शोकेस भी करना पड़ेगा, ताकि कभी गड़बड़ होने से वो उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को चैलेंज भी कर सके और सेकेंडली उनके दिमाग में आपका एक परसेप्शन पैदा हो, बॉस क्वालिटी कॉन्शियस कंपनी है।